को तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी हांडा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं बीजेपी से प्रमोद स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से है, क्या स्थिति करके छोड़ेंगे कांग्रेस की? आप अपने नेताओं की नहीं, पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव होगा। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और जो भी उसमें जीत के आता है वो अध्यक्ष के रूप में काम करता है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि डिक्टेटरशिप का दौर जो है वो कांग्रेस के अंदर आया है। हर किसी को संतृप्तता है और जैसे 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी वैसे ही आज पार्टी को शिंदे जी के विचारों का जो है वो गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो चुनाव कर देना चाहिए ताकि हम 5 राज्यों में जीत के आए और आखिर फिर जब 24 की जो केंद्र की चुनाव हो तो उसमें भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और पार्टी सरकार बनाए। चलिए, उम्मीद है कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, पार्टी का मन बदले, कम से कम नेताओं की सुने, कार्यकर्ताओं की सुने। प्रमोद जी, देश में कांग्रेस ने इतने साल राज किया, इतनी बड़ी पार्टी के रूप में रही और आज उसकी स्थिति कहां है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बड़ी पार्टी को यह भी उम्मीद होती है कि जो सामने वाली विपक्ष पार्टी कम से कम वो भी मजबूत हो। किस स्थिति पर आने वाले समय में आप कांग्रेस को देखते हैं? कांग्रेस पार्टी काफी पुरानी पार्टी है, लेकिन आप देखिए 2014 के चुनाव में उनका क्या परफॉर्मेंस था और 2019 के लोकसभा में उनका क्या परफॉर्मेंस था। जो पार्टी एक समय 300, 150, 160, 70 सीटें जीत करके केंद्र में सरकार बनाती थी, वो पार्टी 2014 में 48 सीटें और 2019 में 52 सीटों के करीब सिमट के रह गई। और आज विभिन्न राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। अब भाई इससे पहले जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहे थे, बंगाल चुनाव जीतने की खुशियां व्यक्त कर रहे थे, लेकिन बंगाल में आज कांग्रेस कहां खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी 2016 में वहां क्या स्थिति थी, हमारी मात्र 3 सीटें थी और आज हम कहां पहुंचे? 10 गुना ज्यादा सीटें हमने वहां प्राप्त की है। 2019 में हमारा वोट शेयर बंगाल में करीब 42% करीब था, जो अभी भी हमारा 38% वोट हमें मिले हैं। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या हुई बंगाल में? कांग्रेस पार्टी शून्य पे आकर के खड़ी हो गई। दूसरी बात, आज कांग्रेस के भीतर ही शुरू उठने लगे। G23 में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कई परामर्श दिए। आज शिंदे साहब बोल रहे हैं कि चिंतन नहीं हो रहा है, मनन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। मेरे मित्र बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा ये अमित शाह जी तय करते हैं। ये अमित शाह जी नहीं तय करते। भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष, अगला अध्यक्ष कौन होगा ये किसी को भी पता नहीं था। एक समय किसी को पता नहीं था अमित शाह जी बनेंगे, जेपी नड्डा जी बने, तभी किसी को पता नहीं था कि जेपी नड्डा जी बनेंगे। तो एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, अमित शाह जी ने अपना राजनीतिक जीवन एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से आरंभ किया था और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये सपना भी देख सकता है कि वो भविष्य में कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा? वर्तमान जो कांग्रेस में परिस्थिति है उसमें मेरे ख्याल से सपना देखने के ऊपर भी प्रतिबंध है। आज कांग्रेस पार्टी रिवॉल्विंग चेयर के तहत कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी, कभी प्रियंका जी, इन 3 के बीच में ही ये लोग घूम रहे हैं। खैर ये इनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस में मतभेद उतर रहे हैं, जिस तरह से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू साहब के बीच में कह लीजिए, राजस्थान में आप देखिए गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में, मध्य प्रदेश की स्थिति तो सभी को पता ही है, सत्ता तक पलट गई। मध्य प्रदेश की स्थिति सबको पता ही है। वहां दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो पार्टी छोड़ के ही चले गए। ठीक आसाम में भी देखिए, अभी टी गार्डन के बहुत बड़े नेता थे, हाल ही में 1 महीना 2 महीने पहले ही चुनाव संपन्न हुआ है और नई सरकार को 45 दिन ही हुए शपथ ग्रहण किए गए। 45 दिन पहले जो आदमी कांग्रेस का विधायक टी गार्डन से जीत के आया था, रूप ज्योति कुर्मी, उन्होंने मात्र 45 दिन बाद भी अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तो इन बातों पर कांग्रेस पार्टी क्यों चिंतन नहीं कर रही है कि जो आदमी विधायक बनकर के कांग्रेस टिकट से जीत के आया, 45 दिन के अंदर ही उसका कांग्रेस पार्टी से उसका मोह भंग हो गया।
तो ये सारी स्थिति है, इसको कांग्रेस को ही चिंतन करना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से अपने आप को शक्तिशाली और मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा करेगी। अश्विनी जी, वाकई एक बात सोचने वाली बात है कि इतने बड़े नेता सुशील शिंदे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। एक समय में लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन उनको हटाकर इस तरह से साइडलाइन करना, इतने बड़े नेता का दर्द जब छलक रहा है तो कहीं ना कहीं कमियां जरूर हैं, और छोटी मोटी कमी नहीं, बड़ी कमी है। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक पार्टी में सौंप दिया। मैं एक मिनट सिर्फ आपका समय चाहूंगा जी। हम असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी कुछ बातें राहुल जी के सामने रखी तो उस समय का प्रसिद्ध किस्सा है, राहुल जी अपने जो कुत्ते के साथ खेलने में व्यस्त थे और किस तरह से जो उस समय सीपी जोशी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उस समय के जो मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई साहब बैठ के गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और टेबल के ऊपर में बिस्कुट रखे हुए थे। उनका कुत्ता आया और बिस्कुट उठा के ले गया। उन्होंने उस प्लेट को बदलना तक उचित नहीं समझा और वो हंस रहे थे, अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे। तो इतनी गंभीर चर्चा जब चल रही थी कि असम में किस तरह से कांग्रेस को रिवाइव किया जाए, उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकला कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और आज वो भारतीय जनता पार्टी के शक्तिशाली नेता ही नहीं, आज तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त कर दिया। आज वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे दिग्गज नेता क्यों पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और पार्टी की आज जो दयनीय स्थिति है इसके ऊपर में कांग्रेस पार्टी सीरियसली चिंतन नहीं कर रही है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए भी एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती तभी होती है जब भारत का विपक्ष भी शक्तिशाली हो और वो भी सकारात्मक सुझाव सरकार के सामने रखे। बिल्कुल। अश्विनी जी, किस तरह से देखते हैं आप कि जो अगर संगठन को लेकर के बात कही जाए, पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, और संगठन के साथ मिलकर के जिस तरह से काम होता है, वहां क्या लगता है, क्या वहां मजबूती बची है या उसका नामो निशान मिटा दिया? बिल्कुल तो अपना काम कर रहा है। आपने जैसे देखा कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से जब से चुनाव जीती है, एक एक करके सभी स्टेट में जो है इनकी हार हो रही है। तकरीबन सभी स्टेट में, कुछ एक स्टेट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों में हार रही है लगातार। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए और कांग्रेस की चिंता छोड़ के आपकी पार्टी में क्या चल रहा है वो देखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि आपने कहा कि संगठन के अंदर कार्यकर्ता और संगठन एकदम मजबूत है। वो ये चाहता है कि उसे कोई टीम कैप्टन ऐसा मिल जाए जिसको ये मालूम हो कि टीम के अंदर कौन सा प्लेयर कौन से नंबर पे खेलने वाला है और वो कौन सा प्लेयर जो है उसको मैच जिताने वाला है। तो कांग्रेस को सिर्फ जरूरत है एक अच्छे कैप्टन की, और मुझे यकीन है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके तहत कैप्टन जो है वो हमें मिल जाएगा। और राहुल गांधी मिलेंगे वापस। राहुल गांधी, देखिए मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी जी हो या मैं हूं, मैं अपने आप को अध्यक्ष पद के लिए चुनौती जा सकता हूं चुनावों के लिए। सुशील कुमार हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। सुशील कुमार शिंदे जैसे बड़े बड़े नेताओं की भी नहीं सुनी जा रही है। देखिए वो साइडलाइन कर दिया जा रहा है। एक सुझाव, देखिए वो एक सुझाव है शिंदे जी का। शिंदे जी को जिस समय हमारी सरकार थी तो हमारे सरकार में वो होम मिनिस्टर भी रहे हैं। बिल्कुल बात नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार थे भाई। बिल्कुल दावेदार थे, और उन्होंने जिस बात का कांग्रेस ने अच्छे नेताओं की कदर की कब है? मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि आज उनके जो शब्दों का है वो कितना
उसके वेटेज है वो देखना चाहेंगे, तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने जब देश के अंदर मिलिटेंट अटैक हुआ तो उन्होंने नेतृत्व के ऊपर उस पोजीशन से, उस मिनिस्ट्री से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन आज जो है, आज नैतिकता जो है वो पूरी तरह खत्म होती जा रही है। जो भी चुनाव, आप मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो भी चुनाव एमएलए का या सांसद का जीत से आता है वो भाजपा में चला जाता है, तो उसका कारण यही है कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से खरीद फरोख्त में लगी हुई है। भाजपा चाहती है कि उसका हर जगह जो है सत्ता बनाई जाए, चाहे किसी भी रूप में बनाई जाए, काम दंड भेद सब तरीके से भाजपा जो है वो अपनाती है। तो बस फर्क इतना ही है कि हमारे पास जिस दिन टीम कैप्टन आ जाएगा, यकीनन हम भारत में फिर एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। आपके कैप्टन और सिद्धू जी में भी नाराजगी चल रही है। एक कैप्टन तो आपके नाराज नहीं है। देखिए, प्यार वहीं होता है वहां जहां नाराजगी होती है। अगर प्यार नाराजगी न हुई तो प्यार नहीं होगा, लेकिन झगड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि झगड़ा नहीं है। ये आपसी जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन झगड़े की बात नहीं है कि किसी ने कह दिया कि हम अलग से पार्टी बनाएंगे या हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जो फसली, पंजाबी में यहाँ पे बोलते हैं कि फसली बटेरे, तो फसली बटेरा जो होता है वो उसी टाइम आता है जब धान लग जाती है, धान उग जाती है, उसको पता चलता है कि मेरा भोजन आ गया है। तो वैसा नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो आइडियोलॉजी से चलता है और भारत की आइडियोलॉजी कांग्रेस की है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर धर्म और तरह तरह के मतभेद, जातिवाद जो पनप रहा है, ये देश के लिए गंभीर समस्या है। और इसका जो निवारण है, जहाँ भारत को चला सकता है, तो वो आज देश को पता चल गया है कि कांग्रेस सरकार ही है जो आगे बढ़ा सकती है, जो देश को चला सकती है, सभी समुदायों को। क्या आइडियोलॉजी है कांग्रेस की? क्या आइडिया लेके चल रही है? किस तरह की आइडियोलॉजी बना रखी है कांग्रेस ने? देखिए, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता है बात की, वो अपनी बात रख सकता है। आज तो ये हालत हो गई है कि कोई अपनी बात नहीं रख सकता। इवन की जर्नलिस्ट भी, जो एक पत्रकार है, वो भी पूरी स्वतंत्रता से अपनी बात नहीं रख पा रहा है। जिस तरीके से दोहन हो रहा है हर उस विषय का जो बात सरकार के विरोध में होती है, सरकार पूरी तरह से उन विषयों को कुचलना चाहती है जो उनके सरकार के विरुद्ध कहे जाते हैं। आपातकाल में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी पत्रकारों को जेल में ठूसा गया था, उनकी नहीं सुनी जा रही थी। हालांकि अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जबरदस्ती उठा के जेलों में ठूसा जा रहा है। मैं कश्मीर से आता हूं और मैं कश्मीर से आता हूं। अगर आप इसके पूरा संज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर के अंदाजे से बताऊंगा कि आज किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अपनी बात नहीं रख सकता है। आज ही एफआईआर लगी है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, वो भी यूपी में, जिसका कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन एफआईआर कहाँ लगती है? यूपी के अंदर। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो देश के साथ चल रहा है। इस तरीके की पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको दबाने का, जो भाजपा के साथ विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए, भाजपा के साथ विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन आपसे नाराज होकर के आपके नेता बीजेपी में चले जाते हैं। नहीं, बीजेपी में तो मैंने बोला आपको कि वो लोग जाते हैं जिनको सत्ता चाहिए। जो कार्यकर्ता है, जो आइडियोलॉजी से जुड़ा है, वो कभी नहीं जाएगा। वही लोग जाएगा जिसको राज चाहिए, जिसको सत्ता चाहिए। चलिए, प्रमोद जी संगठन को लेकर के बात कर रहे थे। जब संगठन की बात कही थी तो साफ तौर पर अश्विनी जी ने कहा कि संगठन हमारा मजबूत है। आपको लगता है कि कांग्रेस का संगठन कुछ बचा भी है? एक संगठन के नाम पर सेवा दल था, उसको भी उठा करके पता नहीं कहां रख दिया है। ना सेवा दल के कार्यकर्ताओं का पता है, ना उनके लिए कोई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ना उनकी कोई बात सुनी जा रही है। साल में हम भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना संकट में हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उस तरह से काम करते हुए नहीं देखा।
और जिस तरह से जब वैक्सीन आई तो उसका मोदी वैक्सीन कर करके इसका मजाक उड़ाया गया, और अभी तक राहुल जी या प्रियंका जी ने वैक्सीन ली है नहीं ली है ये भी पता नहीं है। वो उन्होंने वैक्सीन को प्रमोट करने का या लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाने का भी कोई कार्य नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कई विचारधारा की, तो विचारधारा को तो हमने देखा है इनकी क्या विचारधारा है। एक टेम्परेरी कानून आर्टिकल 370 जहां से मेरे मित्र आते हैं जम्मू कश्मीर से, आपने उसको ही 70 साल तक हो दिया। और जिस तरह से कश्मीर के नेता जो भारत विरोधी बयानबाजी करते आ रहे हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आज हम चाहते हैं कि वहाँ जमहूरियत भी जिंदा रहे, वहाँ डेमोक्रेसी भी जिंदा रहे और वहाँ का लोकतंत्र मजबूत हो। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विपक्ष के सारे नेताओं से को बुला करके बातचीत कर करके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी आरंभ करने की उन्होंने शुरुआत की है। अभी मेरे मित्र ने कहा आइडिया ऑफ इंडिया। आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आपने आसाम में आपने अलायंस किया बदरुद्दीन साहब से जो सांप्रदायिक दल है, आपने बंगाल में अलायंस किया जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ग्रुप्स है, आपने केरल में अलायंस किया मुस्लिम लीग के साथ में। तो आपका ये जो सीडो सेक्युलरिज्म है वो है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि भारत के संस्थानों पर पहला हक जो है मुसलमानों का है, आप राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, आप जब भी कोई ऐसी बात होती है जहां ट्रू सेक्युलरिज्म की बात आती है वहां आप अपीजमेंट की बात करते हैं। हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो है सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भवन्तु निरामया का। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट ऑफ नन का। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का। तो ये हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो मात्र एक कम्युनिटी को अपीजमेंट करने का आइडिया ऑफ इंडिया आपका है और बहुसंख्यक समाज को सिर्फ गाली देने का आपका आइडिया ऑफ इंडिया है। आज आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है? जम्मू कश्मीर में तो माइनॉरिटी हिंदू है। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू माइनॉरिटी है उसके लिए आपने क्या किया? आज वहाँ ओबीसी, एससी और एसटी को जो सुविधाएं पूरे भारत वर्ष के लोगों को मिल रही है, क्या उनको मिल रही थी? माननीय प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 को खत्म कर करके आज हमारे एससी